नमस्कार, सभी का स्वागत है योगा इंस्टा ऑनलाइन क्लासेस में। बाल मनोविज्ञान 10 मार्क्स के लिए हम बहुत ही ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है एक और वीडियो शिक्षा और मनोविज्ञान। कुछ बच्चे बोलते सर बहुत सारा टॉपिक करा दियो, इस पे बहुत कम क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस लेके आए हैं और उदाहरण दे के आपको समझाऊंगा। एकदम सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान थ्योरी वाले पार्ट में तो हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। आप हमारा 30 डेज का क्रैश कोर्स जब आप देखेंगे, 30 डेज का क्रैश कोर्स, तो उसमें बाल मनोविज्ञान का कंप्लीट थ्योरी वाला पोर्शन मैंने करा दिया है। अलग से टॉप 20 एमसीक्यूज, टॉप 30 एमसीक्यूज, ऐसे करके बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, प्लेलिस्ट में जाके मिलेगा, तो पूरा बाल मनोविज्ञान तैयार हो जाएगा। और अब आपके लिए और आपके रिक्वेस्ट पर ही 1000 एमसीक्यू सीरीज भी अलग से चल रही है। तो कुल मिला के इसके 1400-1500 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो आपका पूरा मार्क्स दिला देंगे। उससे बाहर नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की शारीरिक वृद्धि का अध्ययन करना, सीखने और पढ़ाने की प्रक्रिया का अध्ययन, केवल शैक्षिक नीतियों का अध्ययन, शिक्षकों के वेतन का विश्लेषण। इसमें मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूं, और क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान हम वो भी सीख जाएंगे। सीखने और पढ़ाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन। देखो, मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मतलब आप समझ सकते हो, किताबी ज्ञान से भी उसका अर्थ निकाल सकते हैं, व्यवहारिक ज्ञान से भी अर्थ निकाल सकते हैं। स्कूल और पर्यावरण से जो सीख रहे हैं वो सारी चीजें शिक्षा है। अब शिक्षा और मनोविज्ञान को अगर हम जोड़ दें, शिक्षा मनोविज्ञान, तो सोचो शिक्षा में मनोविज्ञान का क्या तात्पर्य। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है शिक्षा मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान शिक्षा में कैसे महत्वपूर्ण है, अगर हम ये जान जाते हैं कि बच्चा सीखता कैसे है। एक बच्चे को जब हम पढ़ाने जाते हैं, कोई टीचर पढ़ाने जा रहा है, तो अगर उसको ये मालूम चल जाए कि बच्चा सीखता कैसे है, तो सोचो कितना आसान हो जाएगा उसको सिखाना, है कि? तो शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने और सिखाने पर बल दिया जाता है। सीखने और पढ़ाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन, कैसे सीखा जाता है और कैसे सिखाया जाता है, ताकि हम विभिन्न अलग अलग प्रकार के टीचिंग एड्स ले सके। टीचिंग एड्स मतलब कैसे समझाया जा सकता है। अगर बच्चे को ऑडियो दिखाकर, ऑडियो सुनाकर समझाया जा रहा है तो ऑडियो का यूज करें, वीडियो दिखाकर सुनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है तो वो करें, चित्र दिखाकर, जैसा बच्चा सीख रहा है वैसे हम काम करें। ठीक, चलो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? शिक्षण विधियों का विश्लेषण, छात्रों के व्यवहार का अध्ययन, छात्रों की सीखने की प्रक्रियाओं का अध्ययन। तो याद रखना, छात्रों की सीखने की प्रक्रियाओं का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा में हम लोग मनोविज्ञान को इसलिए घुसा रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि ये मन एजुकेशन में कैसे काम करता है, कैसे सीखता है, कैसे उसको आसान बनाता है, कैसे शिक्षा में रुचि पैदा करता है। ये सब अगर सीख जाएं तो पढ़ाना और सिखाना बहुत आसान हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है छात्रों की सीखने की प्रक्रियाओं का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रेरणा का क्या महत्व है? तो प्रेरणा का महत्व है छात्रों को नियंत्रित करने के लिए नहीं, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए, दंडित करने के लिए, आराम देने के लिए। देखो, मैं पहले बहुत सारे एमसीक्यू वाले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, कोई भी नेगेटिव ऑप्शन आंसर नहीं होता है। ये दंडित करना, आराम करना, ये सब नहीं है। नियंत्रित करना, अनुशासन में रखना, कठोर अनुशासन में रखना, चिल्ला देना, ये सब ऑप्शन में नहीं है। तो एक ही चीज बच जा रहा है। ऐसे ही बिना पढ़े आप उसको रिलेट कर पाओगे। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना, प्रेरणा मतलब, अब देखो ये प्रेरणा मतलब कैसे टाइप की प्रेरणा होगा भाई? मोटिवेट करना, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना। क्योंकि कभी कभार बच्चा ये नहीं समझ पाता कि शिक्षा उसके लिए कितना जरूरी है, तो उसको हमको प्रेरित करना पड़ता है। एक बार शिक्षा का महत्व हम उसे समझा दें तो बच्चा खुद इंटरेस्ट लेगा सीखने में। अभी मुझे भी आप लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, अरे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ लो। हालांकि अगर यहां जितने भी बच्चे आ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ाऊं, मैं अपना काम करूं, जो बच्चे मैच्योर होंगे वो अपना खुद पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे। लेकिन मेरे टीचर होने का सार्थकता, टीचर होने की सार्थकता उसमें नहीं है कि मैं जो बच्चे इंटेलिजेंट है उन्हीं को जॉब लगवाऊं या उन्हीं को जॉब दिलवाऊं, उन्हीं को तैयारी कराऊं। बल्कि मेरा महत्व तब माना जाएगा ना जब मैं जो बच्चा इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, कमजोर है, उनमें मैं रुचि पैदा कर दूं, उनको जॉब लगवा के दूं। तो प्रेरणा इसलिए बहुत जरूरी होता है। तो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना, यही प्रेरणा का मतलब है। शिक्षा मनोविज्ञान किस पर आधारित है? तो देखते हैं, केवल शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास और सीखने की प्रक्रियाओं पर, आर्थिक स्थिति, खेल कौशल। तो मानसिक शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान हो गया मतलब मानसिक, तो मानसिक विकास और सीखने की प्रक्रियाओं पर। किस सिद्धांत ने शिक्षा में प्रायोगिक शिक्षण, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर दिया? अब देखो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिया था?
ये आज हम जानेंगे। और एमसीक्यू का बेनिफिट यही है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं और उस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट देख लेते हैं। और कोई ऐसा टॉपिक आता है जो हम थ्योरी पोर्शन में ही कवर किए हैं तो उसको भी यहाँ पे नए रूप से देख लेते हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कंसेप्ट दिया है जॉन डीवी ने, ठीक है। किसने? जॉन डीवी एक्सपीरियंशियल। बोले सर अब कैसा एक्सपीरियंशियल लर्निंग? तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब होता है, प्रायोगिक शिक्षण का मतलब होता है बच्चा खुद अनुभव करके सीखेगा। बच्चा कैसे सीखेगा? खुद अनुभव करके। सर कैसे अनुभव करके सीखेगा? मान के चलो मैं बच्चों को यह सिखाना चाह रहा हूं कि बीज कैसे बोते हैं, पानी कैसे और कब कब डाला जाता है, कौन से मौसम में उगाना ठीक है, वो पौधा कैसे बनेगा, फल कैसे देगा, उसकी सुरक्षा कैसे करनी है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? सबसे अच्छा गार्डनिंग करवा दिए, वृक्षारोपण करवा दिए। तो बच्चे को खुद ग्राउंड में भेजेंगे कि भैया चलो सबके सब देखो एक एक पेड़ लगाओ, तो वो मिट्टी खोदना सीखेगा। उसको समझ आएगा कि नहीं भैया मुर्मू मिट्टी में नहीं, काली मिट्टी में ज्यादा अच्छे से उगेगा, वहां जड़ अपना नहीं फैला पाएगा। पानी कैसे देना है, अब सिर्फ पानी देने और लगाने से काम नहीं हो जाएगा, उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। तो ये बच्चा अनुभव कर करके सीखेगा। इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। समझ आ रहा है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग। स्कूल कॉलेजेस में प्रोजेक्ट क्यों होते हैं? साइंस के प्रोजेक्ट हो गए, ये सब क्यों होते हैं? ताकि बच्चा खुद एक्सपीरियंस करके सीखे। कोई कम्युनिटी सर्विस दे दिए, जैसे हमको जब मैं 9th या 10th क्लास में था तो एक प्रोजेक्ट मिला था कि अपने इर्द गिर्द जो भी आपको लगते हैं कि समाज में उच्च स्थान रखते हैं, उनसे आप जाके मिलिए और उनका इंटरव्यू लीजिए और एक प्रोजेक्ट सबमिट कीजिए। तो मैं, हमारे आसपास एक एक्स सर्विसमैन थे जो कारगिल युद्ध लड़े थे, उनके पास गया। अब उनके पास गया, उनसे इंटरव्यू किया, बातचीत किए, तो जबकि 10वीं क्लास में था, तो उनका दर्द समझ आया है, वो कितना मेहनत करते वो समझ आया। तो लगा कि भैया हमको अपना काम कठिन लग रहा, नहीं, हमसे कठिन से कठिन काम करने वाले भी हैं। तब सहानुभूति सीख गया मैं कि हाँ उनका दर्द मैं फील कर पा रहा हूं, मेहनत करना सीख गया मैं, उनका विचार, नए विचार जानना। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो इसके प्रवर्तक कौन है? जॉन डीवी हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का क्या अर्थ है? तो केवल जानकारी का संग्रह नहीं। एक और बात बताया था मैं, केवल वाला तो और आंसर नहीं होता है, नेगेटिव ऑप्शन आंसर नहीं होगा और केवल आंसर नहीं होगा। केवल जानकारी का संग्रह नहीं, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, केवल अकादमिक ज्ञान, केवल शारीरिक ज्ञान। तो देखो कितना अच्छा मैं आपको क्लू दे रहा हूं। ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो बहुत सारे क्वेश्चन को ढेर कर सकता है। आप नहीं भी पढ़े होंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ क्यों बोल रहा हूँ कि 1000 और जितने भी और एमसीक्यूज हैं उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि मैं आपको वो कंसेप्ट और वो तरीका बता चुका हूँ कि आप 10 और या 14 बोल लो, 4 मार्क्स अगर स्पोर्ट्स एजुकेशन का भी जोड़ दो, 14 मार्क्स लेके आ जाओगे। ठीक है। तो अभी क्या पता है, केवल वाला ऑप्शन बहुत कम होता है। यहाँ केवल तो काट ही दो भैया, क्योंकि जहां केवल जुड़ जाता है वहां नकारात्मकता का भाव आ जाता है। केवल शारीरिक विकास होगा तो मतलब मानसिक नहीं होगा, केवल मानसिक विकास तो शारीरिक नहीं होगा, तो नकारात्मक भाव आता है। और जहां पे नेगेटिविटी आ गई मतलब वो आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बच रहा है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अब बोलोगे सर ये स्थायी परिवर्तन कैसे? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। क्या ये किताबी बातें ऐसी हैं जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कोई अच्छे से अच्छा टीचर भी आपको ना इसका उदाहरण नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम खुद पूछते हैं तो कोई बताता नहीं है। सीखने का स्थायी परिवर्तन मतलब बता दो कैसे? उससे होता ही है बच्चे में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाती है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि एक एक उदाहरण देकर आपको सटीक तरीके से समझाऊं ताकि आपके अंदर कंसेप्ट फिट हो जाए। ठीक। और यही प्रयास अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप कंजूसी काहे करते हैं? आपको सेशन को लाइक करना है, कमेंट करके बताया करो। मैं दिन रात तबीयत खराब होने के बावजूद मेहनत कर रहा हूं, क्यों? सिर्फ वो आपके कमेंट्स देखकर कि सर रिक्वायरमेंट है, अभी आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये मुझे भी मोटिवेट करता है। ठीक। तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कैसे? अब देखो सीखने का क्या अर्थ है। मान के चलो एक बच्चा पढ़ाई करता है, उसको सब चीज समझ आता है, मैथ समझ नहीं आता। मैथ्स में क्या समझ नहीं आता? उसको मल्टीप्लिकेशन डिवाइड नहीं समझ आता कि सर ये लेफ्ट हैंड साइड में 8 × 5 है, इधर 2/3 × 4 है, ये 8 इधर जाके कैसे डिवाइड हो गया, ये सब कंसेप्ट समझ नहीं आता। अब मान के चलो मैं बच्चे को बैठाया और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और ये इधर उधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं, कैसे करते हैं उसको मैं सिखा दिया। दे दे, हाँ ओके, ये पूरा सिखा दिया। तो अब आगे बच्चे को परमानेंट तकलीफ होगी क्या? नहीं, ये उसी टाइम सॉल्व हो गया। इसके बाद जन्म जन्मांतर तक वो उसे नहीं भूलेगा।
यही हो गया व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। एक बार जो सीख गया तो सीख गया, एक बार जो सीख गया मतलब सीख गया। ठीक है, एक शायरी याद आती है मेरे को कि उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस, सब तमाशाएं खुन कत्मशुद्ध, कह दिया उसने बस और बस। बोले सर ये नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। ठीक, से बताना चाह रहा हूं, एक बार जो सीख गया मतलब परमानेंट सीख गया, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। क्लियर? ठीक, आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी सहायता से छात्रों की शैक्षिक समस्याओं को हल करने में मदद करता है? शारीरिक परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक परीक्षण, खेल गतिविधियां। ठीक, अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी सहायता से छात्रों की शैक्षिक समस्याओं, शैक्षिक समस्या मतलब जो भी टीचिंग और लर्निंग में, टीचिंग तो नहीं बोलेंगे, लर्निंग में लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी कैसे हेल्प करेगा, किसकी सहायता से हेल्प करेगा उनकी समस्याओं को हल करने के लिए? तो वो मदद लेगा संज्ञानात्मक और व्यवहारिक परीक्षण। संज्ञानात्मक मतलब होता है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और बिहेवियरल, बिहेवियरल। ठीक है, बिहेवियरल टेस्ट, कॉग्निटिव और बिहेवियरल टेस्ट। बोले सर अब ये टेस्ट क्या होता है और ये कैसे बच्चों की समस्या को दूर कर देगा, कैसे करेगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो व्यवहारिक परीक्षण, बिहेवियर परीक्षण, मान के चलो फिर मैथ्स के उदाहरण लेता हूं, सारी चीज हम मैथ्स को ही कंसिडर करते हैं। अब देखो मैथ्स में एक बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ आती है, उसको पल्ले ही नहीं पड़े, क्या बता रहे सर, दिक्कत ही नहीं आ रहा है। ठीक, तो मैं क्या किया, सबसे पहले उसका कॉग्निटिव टेस्ट लिया। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक मतलब जो मन से जुड़ा हुआ है। मैं उसको एक क्वेश्चन बनाने दिया और बोला कि आपको जैसा समझ आता है वैसे बनाओ, मैं आपको डांटने वाला नहीं हूं, मारने पीटने वाला नहीं हूं, बस बनाओ आप जो आपका मन कर रहा है। अब मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3-4 स्टेप करेगा। अब उसका कॉपी जब मैं जांच करूंगा तो देख के समझ जाऊंगा कि वो कौन से स्टेप पे गलती कर रहा है। मुझे समझ आ जाएगा कि उसको फॉर्मूले में दिक्कत है, मुझे समझ आ जाएगा कि प्लस माइनस में दिक्कत है, मुझे समझ आ जाएगा कि वो इक्वेशन ही बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, मुझे समझ आ जाएगा कि वो क्वेश्चन को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो एक बार जब उसकी परेशानी को समझ लिया तो समाधान आसानी से दे सकता हूं। तो ये क्या हो गया, कॉग्निटिव टेस्ट हो गया। अब बोले सर बिहेवियर परीक्षण कैसे, ये तो इससे ज्यादा मैटर करता है। अब आप लोग भी कितने सारे लोग होंगे जो मैथ्स सर नहीं बन रहा, मैथ्स नहीं बन रहा करके अपनी परेशानी बता रहे हो। अगर ये दोनों टेस्ट कंडक्ट कराया जाए ना, कोई एक अच्छा टीचर हो जिसके पास समय हो आपको सिखाने के लिए और इसका ज्ञान रखता हो, वो बता रहा हूं हर एक चीज। मुझे ये एक बात समझ आ गई थी कि मैं किसी को भी मैथ समझा सकता हूं, बशर्ते मेरे पास अलग से अच्छे से टाइम हो। क्योंकि किसी को मैथ्स नहीं समझ आ रहा है मतलब उसका बेसिक हिला डुला है, उसको बैठा के प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से सिखाया ना तो हर एक चीज सीख जाएगा, समझ जाएगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, 1 महीने लगते हैं लेकिन उसको कराने में। एक स्टूडेंट पे मैंने ट्राई किया था, हालांकि वो उसके पिताजी खत्म होने के बाद वो पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिए, लेकिन मुझे लगा कि जिस दिन मैं उसको मैथ समझाया ना तो ये समझ आ गया कि मैं दुनिया में हर किसी भी व्यक्ति को मैं मैथ समझा सकता हूँ। तो बिहेवियरल परीक्षण, अब बिहेवियरल टेस्ट करने में क्या आता है, ये जैसे मैं मैथ्स चालू किया तो एक बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंजेस आता है ये देखूंगा कि जैसे ही मैथ्स का क्लास चालू होने वाला है वो बच्चा घबराने लग जाता है, बच्चा चिंतित हो जाता है, बच्चा डरता है कि आज सर मारेंगे तो नहीं, आज सम होमवर्क तो चेक नहीं करेंगे, कि उसमें नेगेटिविटी है कि नहीं, हार मान जाता है क्या कि क्वेश्चन को बनाने से पहले सर ये मेरे से नहीं बन रहा है, अरे पेन तो चलाओ एक बार देखो। तो ये उसके बिहेवियर में क्या दिक्कत है ये एक बार समझ जाऊं, उसका एटीट्यूड समझ जाऊं तो भी मैं मैथ्स को सॉल्व करवा सकता हूं। ठीक, चलो शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम अक्षमता का क्या अर्थ है? अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। अब देखो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी इस पर हमने थ्योरी वाले पोर्शन में काफी विस्तार से चर्चा की है। बहुत सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज होते हैं। डिसलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया खुद पढ़ने लिखने में थोड़ा सा समस्या आता है, पढ़ नहीं पा रहे बच्चे, कैट को टैग पढ़ लिए, देन को THEN, देन को THEN कर लिए, ठीक THEN को THEN कर लिए। एक टेबल है ना छोटा स्टूल। और क्या, डिसकैलकुलिया एक बीमारी होती है जिसमें मैथ्स के कैलकुलेशन उसको समझ नहीं आते बच्चे को, डिसकैलकुलिया। डिसग्राफिया होता है,
ऑडियो लर्निंग डिसऑर्डर होता है, विजुअल लर्निंग डिसऑर्डर होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। समझ नहीं पाता बच्चा। तो अधिगम अक्षमता का क्या अर्थ है? सीखने में कठिनाई, बच्चा सीख नहीं पाता है। ठीक, चलो, कोई शारीरिक कमजोरी नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नता का क्या महत्व है? इंडिविजुअल डिफरेंस एक अलग से चैप्टर है, जो डायरेक्ट इसका क्वेश्चन देख रहे होंगे उनको मैं समझा देता हूं। व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ ये होता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, तो कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स क्या करते हैं, अरे वो राम के लड़के को देखो कितना होशियार है, 90% लेके आ रहा है, और एक तुमको देखो गधे हो तुम 40-50% ला रहे हो। नहीं, हर बच्चा अपने आप में अलग है और हर बच्चा यूनिक है। हर बच्चा क्षमता रखता है, बस वो पढ़ाई में रख रहा है, किसी और में काम में लगा रहा होगा अपना क्षमता। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को हमको एक्सेप्ट करना है। ठीक, तो छात्रों की अद्वितीय क्षमताओं और आवश्यकताओं को पहचानना। एक बच्चा 40% ला रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई क्षमता नहीं, क्षमता है, लेकिन वो क्षमता दूसरे में होगी, वो क्षमता दूसरे में होगी। इसका एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। हमको ही टीचर ने 10th क्लास में एक बार, नाम भी याद है, गुप्ता मैडम, अच्छी टीचर थी वो जब इंग्लिश का पार्ट पढ़ा रही थी तो बार बार हर रोज टोकती थी। लास्ट पीरियड में रहता था इंग्लिश, और मैं और बाजू में एक प्रफुल्ल रंजन नाम का बहुत ही होशियार टैलेंटेड लड़का बैठ रहता था। 10वीं क्लास में उसका 10 CG पे आया, और मेरा तो मत पूछो। तो उसका ध्यान हमेशा बोर्ड की तरफ रहता था। जब मैडम पढ़ा रही है तो उसका ध्यान हमेशा बोर्ड की तरफ रहता था और मेरा ध्यान बाहर रहता था। मैं देखते रहता था कब ऑटो आएगा और कब मेरे को लेके जाएगा। भैया ये स्कूल से परेशान हो गया, मैं क्लास से परेशान हो गया। लास्ट पीरियड रहता था, इंतजार करते थे कब छुट्टी। तो मैडम हमेशा टोकती थी कि तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है, तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं रहता है। इस बच्चे का 100% रहता है और तुम्हारा 0 रहता है। लेकिन कंसंट्रेशन कभी भी 0% हो ही नहीं सकता, वो हमेशा 100% रहता है। बस डिफरेंस ये था कि 100% कंसंट्रेशन उस बच्चे का बोर्ड की तरफ था और मेरा 100% बाहर था। तो ये क्षमताओं को पहचानना कि मेरी क्षमता किस में है, मेरी क्षमता किस में है। आज वो बच्चा दूसरे जगह बहुत अच्छा कर लिया, कैप्टन बन चुका है वो, लेफ्टिनेंट बना, कैप्टन बना, वो अपने फील्ड में आगे बढ़ा, मैं अपने फील्ड में आगे बढ़ा। लेकिन अगर मुझे बोलते कि उस फील्ड में आगे जाओ, मैं शायद नहीं जा पाता, मैं दूसरे फील्ड में आगे कर लिया। मैं बोल सकता हूँ अच्छा, मैं समझा सकता हूँ अच्छा। तो व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व यह है कि छात्रों की अद्वितीय क्षमताओं को पहचाने, उसकी जरूरतों को जाने, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है और कैसे अलग है वो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो 9वां का बी। 10वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार प्रबलन रीइंफोर्समेंट का क्या कार्य है? छात्रों को अनुशासन सिखाना, छात्रों के सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना, दंडित करना, शारीरिक क्षमता को बढ़ाना। तो प्रबलन मतलब अगर नहीं समझते होंगे तो मैं बता देता हूं, छात्रों के सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना, रीइंफोर्समेंट। ये प्रबलन क्या है? अब इस बात को मैं फॉलो करता हूं, ठीक, आपको समझ नहीं आता होगा, लेकिन ये रीइंफोर्समेंट का मतलब मैं समझाता हूं आपको और तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये तो सर हमारे अंदर फॉलो करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चे की साइकोलॉजी कैसे रहती है। अब कोई बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन मुझे मालूम है कि उसको थोड़ा सा पुश किया जाए ना तो वो आगे बढ़ सकता है। अब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और हिस्ट्री के सवाल पूछता हूं बार बार, वो हमेशा नहीं बता पाता है। अब जितने बार 10 बार मैं पूछूं 10 बार वो आंसर नहीं बता पाएगा, तो उसको ऐसे लगेगा कि यार वो कमजोर है। लेकिन अब मुझे मालूम है कि वो बच्चा होशियार बन सकता है, उसमें जिज्ञासा है, उसमें करने की चाह है, तो मैं जानबूझ के उसको कोई इजी सवाल पूछूंगा। अब वो बच्चा जवाब देगा, जवाब देगा इतने 50-100 लोगों के सामने, उसको खुद अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ऐसे सवाल पूछा जिसको मालूम था कि वो बच्चा जानता है जवाब, और सबके सामने फिर बोल दिया बहुत बढ़िया, बहुत, देखो ऐसे ही याद करके आओ, बाकी लोग क्या कर रहे हो तुमने। उस बच्चे की तारीफ कर दी मैंने सबके सामने, वो मोटिवेट हो गया। तो ऐसे बच्चे को प्रबलन किया जाता है, प्रबलन दिया जाता है, प्रबलन रीइंफोर्समेंट, मतलब कोई मोटिवेशन दे दिया। अब बच्चे होमवर्क करके नहीं आ रहे, होमवर्क करके नहीं आते बच्चे, क्या करे, मारे पीटे नहीं। जो कमजोर है, जो होमवर्क करके नहीं आ रहे ना, उनको मारे पीटे नहीं, ये दंड देना गलत स्वभाव है, ये नकारात्मक स्वभाव है, ऐसे नहीं करना है। तो सर कैसे करें, फिर तो करके नहीं आएंगे। जो होमवर्क करके आ गए ना उनको प्रेरित कीजिए आप। बोले सर कैसे? मान चलो 100 लोगों को मैंने होमवर्क दिया कि कल भैया ये पढ़ के आना, जो पढ़ के आया, मैं सवाल पूछा वो पढ़ के आया, मैंने उनको पुरस्कार दे दिया। ये बोले इन 4 लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, आइए भैया सामने आइए स्टेज में, उनको पुरस्कार दे दिया। टेस्ट कंडक्ट कराते तो प्राइस क्यों देते हैं?
प्रबलन है, वो रीइंफोर्समेंट है, उससे बच्चा और उत्साहित होता है कि हम होमवर्क करें। तो जो बच्चा कमजोर है ना, उनके मन में भी आता है नहीं यार अगले बार अब हमको प्राइज लेना है, हमारी भी तारीफ होनी चाहिए, नोटिस बोर्ड में उनका नाम चिपका दिए। बहुत सारी कंपनियां जैसे करती हैं, इंप्लॉय ऑफ द ईयर, इंप्लॉय ऑफ द मंथ, ये बार बार करने के लिए, ताकि दूसरे में भी चाह जगे, इच्छा जगे कि हम भी सवाल करके आए, होमवर्क करके आए। हॉस्टल वार्डन का कोर्स आप ले सकते हो, क्रैश कोर्स। अभी इसका प्राइस और डाउन हो गया है, लास्ट 1 महीने बचे हैं, तो हम थोड़ा कम फीस में भी एडमिशन दिला दे रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज आपको बाकी लोगों से आगे बढ़ा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कोर्स लेना तो 8770123667 इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हो। कॉल कर लीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, हो जाएगा, एडमिशन दिला जाएंगे। और नहीं तो डायरेक्ट ऐप से भी डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज हैं, जीएस का, कंप्यूटर का 1000 क्वेश्चन, मैथ्स का है 700 क्वेश्चन, फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, कुछ बाइलिंगुअल है और केवल हिंदी मीडियम वाले भी हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे। बाल मनोविज्ञान का तो 49 रुपये में टेस्ट है, 200 या 300 क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लीजिएगा, तो वो भी आपकी तैयारी हो जाएगी। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास का अध्ययन, छात्रों के सीखने की प्रक्रियाओं को समझना, केवल परीक्षा के परिणामों का विश्लेषण और शिक्षकों के वेतन का निर्धारण। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीखने की प्रक्रियाओं को समझना। प्रेरणा मोटिवेशन शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है? प्रेरणा मोटिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? छात्रों को शिक्षा में रुचि दिलाने और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। अभी मेरी 1:30 बजे की लाइव क्लास है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, आपको आंसर बता रहा हूँ। छात्रों को शिक्षा में रुचि दिलाने और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन जरूरी है, क्योंकि बच्चा हार मान जाता है। अब बोले सर कैसे मोटिवेट करें उनको? मैं देखो वास्तविक उदाहरण देके, जैसे कोई महिला आई, कोई लड़की आई, तो उनको वास्तविक उदाहरण देता हूँ कि भैया शादी के बाद अगर तुम जॉब नहीं करोगे ना, या कोई भी काम नहीं करोगे, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहोगे, तो तुमको सिर्फ घर में चूल्हा चौका करने पे मजबूर कर दिया जाएगा। तो वास्तविक उदाहरण देके देखो, इनको देखो, इनको देखो, और ये जॉब लग गई तो उनका कितना मान सम्मान है। ऐसे वास्तविक उदाहरण देके उनको मोटिवेट किया जाता है, ताकि जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, कुछ भी करें, लेकिन करें। तो शिक्षा में रुचि दिलाना उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार सीखना किस पर आधारित होता है? तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। किस सिद्धांत में शैक्षिक सामग्री को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पढ़ाने पर जोर दिया जाता है? तो ये व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है, बिहेवियरिज्म में। इसका ही पॉइंट है बिहेवियरिज्म में। जैसे जब मैं रेलगाड़ी पढ़ाता हूँ, ट्रेन पढ़ाता हूँ, तो देखना प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, रेलगाड़ी के जब सवाल पढ़ाते हैं तो सबसे बेसिक पहला पॉइंट मैं आपको क्या पढ़ाया कि भैया फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा सर, हाँ। फिर दूसरा पढ़ाता हूं कि स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, ये पहले बताता हूं। तीसरा ये बताता हूं कि डिस्टेंस में आप क्या क्या लेंगे, डिस्टेंस में क्या क्या लेंगे। जैसे रेलगाड़ी अगर ब्रिज को क्रॉस कर रहा है तो क्या डिस्टेंस लेंगे, रेलगाड़ी आदमी को क्रॉस कर रहा है तो क्या लेंगे। ये सारे सवाल हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पीड कब जुड़ता है और कब घटता है। स्पीड कब जुड़ता है कब घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या। तो ये स्टेप बाय स्टेप सिखाने की प्रक्रिया है, क्योंकि एक साथ मैं सभी चीजों को बता दूंगा ना तो नहीं सीख पाएंगे बच्चे। अलग अलग तरीके से बताए, उसके बाद सारे ऑपरेशन इसी में हो रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सिखाने की प्रक्रिया बिहेवियरिज्म का पार्ट है, ठीक। समझ आ रही बात? चलो, शिक्षा मनोविज्ञान में परिवर्तन का क्या अर्थ है? तो परिवर्तन का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। और कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। शिक्षा मनोविज्ञान किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो सीखने की प्रक्रिया और मानसिक विकास पर। 16वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो केवल शिक्षा, वंशानुगत और पर्यावरण। तो इसका आंसर देखो, ये 17 का बी है, और उसका उदाहरण देता हूं, हेरिडिटी। उदाहरण के साथ आपको समझा देता हूं, हेरिडिटी। हेरिडिटी और इन्वॉल्वमेंट। बोले सर ये दोनों टर्म्स कैसे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर देंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं? करते हैं। एक बच्चे के मानसिक विकास पर ये दोनों बहुत प्रभाव डालता है। जैसे हेरिडिटी, वंशानुगत, मतलब अगर एक बच्चे के मदर और फादर, एमएफ लिख रहा हूं, मदर फादर दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, दोनों तेज तर्रार है, दोनों बुद्धिमान है, तो बच्चा भी बुद्धिमान निकलेगा। बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है, बच्चा भी पढ़ने में रुचि दिखाएगा। और पर्यावरण कैसे? अब ये तो माता पिता की बात हो गई। अब अगर बच्चे को
माता पिता तो बहुत होशियार निकल गए, लेकिन अगर बच्चे को स्कूल अच्छा नहीं मिला, स्कूल में टीचर अच्छे नहीं मिले, वो भी बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं ना, वही पी के टीचर आ जा रहा है, ऐसे टीचर आके पढ़ाएंगे उनको। पी के आ जा रहे हैं, वहीं ऐसे खैनी खा रहे हैं, वहीं ताश खेल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, लुंगी में आ जा रहे हैं, और लुंगी भी फटा वाला बनियाइन में आ जा रहे हैं। ऐसे टीचर से कैसे सीखेगा? तो पर्यावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। तो अगर पर्यावरण में स्कूल अच्छा मिल जाए उनको, इन्वायरमेंट, टीचर्स अच्छे मिल जाएं, उसके फ्रेंड्स अच्छे मिल जाएं, तो बहुत जल्दी सीखेगा। हम आइडिया ले लेके सीखते हैं, हम भी तो दूसरे से सीखते हैं देख देख के। कि जब हम नॉर्मल व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहे थे तब दूसरे क्लास देखिए यार, ये तो ऐसे स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाता है, एक काम करते हैं हम भी स्मार्ट बोर्ड लेते हैं। तो किससे सीखे? इन्वायरमेंट से सीखे, दूसरे कंप्यूटर से सीख गए। कुछ लोग ऐसे मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्ड करके पढ़ा रहे हैं, बोला ये भी अच्छा सिस्टम है, इन्वायरमेंट से देख के सीख गए। समझ आया? तो बच्चा इन्वायरमेंट से भी काफी कुछ सीखता है। 18वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रबलन का क्या महत्व है? तो प्रबलन में अभी बताया था, प्रबलन शारीरिक विकास को बढ़ावा देना, सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना, किसको? तो सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना, 18 का बी। 19वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में समूह गतिशीलता का क्या अर्थ है? समूह गतिशीलता इसको बोलते हैं ग्रुप डायनेमिक्स। क्या बोलते हैं इसको? ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप डायनेमिक्स। तो ग्रुप डायनेमिक्स में मतलब है कि बच्चा ग्रुप में कैसे सीखता है, केवल छात्रों के व्यक्तिगत विकास का अध्ययन नहीं, शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन नहीं, केवल शैक्षिक प्रदर्शन का अध्ययन नहीं। 4 ऑप्शन तो है क्या? ये ए ऑप्शन। समूह के भीतर छात्रों के बीच होने वाली बातचीत और उसके प्रभावों का अध्ययन। समूह के भीतर छात्रों के बीच होने वाली बातचीत और उसके प्रभाव का अध्ययन। बोले सर ये कैसे समझ में आया? तो मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, एक उदाहरण देता हूं और खुद अपना उदाहरण देता हूं। हमारे ग्रुप में, जैसे ये तो स्कूल वाली बात हो गई, मैं आपको रियल प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ। मान के चलो गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम आया, दुर्गा का कुछ कार्यक्रम आया, दुर्गा पूजा का। तो आपको मालूम है कि गणेश बिठाते हैं, दुर्गा बैठाते हैं, दुर्गा माता। तो दोस्त लोग मिले, आस पड़ोस के लोग मिले, बातचीत किए। अब बातचीत करने के बाद ना सब अपना अपना पक्ष सामने रखते हैं। कोई बोलेगा कि भाई मैं लीड करूंगा, उसको पूरा व्यवस्था मैं देखूंगा। बोले हाँ ठीक है। 4-5 लोग सामने आएंगे कि हम पैसा वसूलने जाएंगे, बोले ठीक, चंदा मांगने जाएंगे, चाहे उनको उन्हीं में खुशी मिल रही है। मेरा सिस्टम रहता है कि नहीं भाई, मेरे को लीडर, वहां पे लीडर नहीं बनना है, वहां पे व्यवस्था नहीं देखना है। हाँ मैं शाम को आऊँगा, पूजा अर्चना करूंगा, माथा टेकूंगा, हो गया। और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं फंडिंग कर सकता हूँ। बाकी जाना तुमको है, मूर्ति तुम लाओगे, फंडिंग मैं दे सकता हूँ, पंडाल का पैसा मैं दे दूंगा, व्यवस्था तुम करके आना। तो यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति नेता का रूप ले रहा है, एक व्यक्ति उसको असिस्ट कर रहे हैं, एक व्यक्ति फंडिंग का काम कर रहा है, एक व्यक्ति आलसी है, कुछ नहीं करना है मेरे को, बस देखूंगा, प्रसाद खाऊंगा, बोले जब लड्डू मिलेगा तब बताना। तो यही चीज बच्चों में भी होता है। बच्चों में अगर एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा ना, यहाँ वैसे ही हम भी करते थे, प्रोजेक्ट मांगे, प्रोजेक्ट बनाने देते थे, 4-5 लोग मिलकर प्रोजेक्ट बनाना। तो 4-5 लोग में एक जो होशियार रहेगा वो पूरा कंसेप्ट बताएगा साइंटिफिक वाला, और हमको कुछ समझ नहीं आए, अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग करना है, पहले ऐसे होगा, अच्छा ऐसे होगा, हाँ ठीक, बस मुंडी डुला रहे हैं ऐसा कि जैसे सब समझ आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं आ रहा है। तो एक बच्चा एकदम होशियार है तो वो नेता निकल गया भाई, पूरा डील। हाँ बाकी लोग क्या किए, भाई तू ही कर, दूसरा उसको असिस्ट करेगा। हम जैसे रहते हैं भाई, 4 लोगों में कितना खर्चा आएगा? 500 रुपए का। मेरा कितना हिस्सा है? 125, 150 ले ले भाई, 25 रुपए, बाकी टॉफी खा लेना, लेकिन मेरा नाम जोड़ देना प्रोजेक्ट में। तो इससे अलग अलग छात्रों की प्रवृत्ति मालूम चलती है, कुछ में से नेता निकल गए, कुछ असिस्टेंट निकल गए, सब प्रकार के लोग शामिल हो जाएंगे। तो समूह के भीतर छात्रों के बीच होने वाली बातचीत और उसके प्रभावों का अध्ययन, वो बातचीत और उसके प्रभाव का क्या अध्ययन होगा, कैसे अध्ययन किया जा सकता है, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब समूह गतिशीलता के अंतर्गत आता है। 20वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के अध्ययनों पर आधारित होता है? केवल शारीरिक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और व्यवहारिक अध्ययन, केवल शैक्षिक नीतियों का अध्ययन और केवल आर्थिक अध्ययन। मैं आपको इसका पॉइंट बता दिया कि केवल वाले आंसर होते ही नहीं है, नेगेटिव होते नहीं है। अब 19 क्वेश्चन में इतना कंसेप्ट बता दिया, क्या आप में इतनी बुद्धि है कि ये 20वां क्वेश्चन सॉल्व कर सके? अगर है तो इसका परिचय दे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और सभी बच्चों को बताना है, ठीक है? सभी बच्चों को बताना है कि सीखे कि नहीं सीखे। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। मिलते हैं और किसी वीडियो में, धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर
CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।